नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 14 और इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी और रचना का नाम है पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक पाठ को पढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में। इनका जन्म दोस्तों 4 मार्च सन 1921 को उराही हिंगना, जो ज़िला पूर्णिया में पड़ता है, किंतु अब जो है उसको अररिया के नाम से जाना जाता है और ये बिहार में है। बिहार में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें तो मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये इनके उपन्यास हैं। ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये कहानी संग्रह हैं। ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व, ये संस्मरण हैं। इसके अलावा इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखा है, जैसे नेपाली क्रांति कथा तथा रेणु रचनावली, जो 5 खंडों में समग्र है। वहाँ पर इनकी सारी जो भी रचनाएं हैं वो समाहित हैं। 11 अप्रैल सन 1977 में पटना में इनका जो है देहावसान हो गया, इनका निधन हो गया। और यदि बात करें इनका मैला आंचल से इनको ख्याति कहाँ से मिली, देखिए दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं ये हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के नाम से प्रख्यात हैं। जब इनका उपन्यास मैला आंचल जो प्रकाशित हुआ, उसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा जो है वो प्रदान करने का काम किया। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ है। उससे पहले आंचलिक उपन्यासों के संदर्भ में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रखता था। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की जो भाषा है, गांव की जो संस्कृति है और वहाँ का लोक जीवन जो है वो केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। अर्थात आम पाठकों का या जो शहरी पाठक थे, जो गांव की भाषा से, गांव की संस्कृति से अनभिज्ञ रहे, उन तक भी जो है वो गांव की शब्दावली पहुंची और ये पहुंचाने का काम किया फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। इसके अलावा लोकगीत, लोकोक्तियाँ हैं, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज़ एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। अंचल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अंचल का मतलब होता है क्षेत्र, कोई विशेष क्षेत्र जो है उससे जुड़ा हुआ हो, उसी क्षेत्र के बारे में जो है रचना में लिखा गया हो, तो वो आंचलिक जो है रचना कहलाती है। तो यहाँ पर जो है पहलवान की जो ढोलक है, इसके माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये विशेषता भी है कि वो जो है संगीत को कहानी में उन्होंने डाला। संगीत को कहानी से जो है परहेज था। जो पहले कहानीकार हुए, उन्होंने अपने रचनाओं में, अपनी कहानी में उनको स्थान नहीं दिया, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ इसमें संगीत भी जो है वो लेकर के आए हैं और उसी के सामंजस्य से जो करैक्टर इनका रहा है पहलवान और उसके साथ जो ढोलक है, वो उठती गिरती जो उसकी आवाज़ है, उन दोनों के सामंजस्य से ही जो है उस जो क्रियाकलाप हमें देखने को मिलता है वो बड़ा दुर्लभ सा प्रतीत होता है। ऐसा अन्यत्र कहीं हमें नहीं देखने को मिलेगा।
तो इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी, जिस कहानी को हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, यह कहानी जो है व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। देखिए इसमें क्या समस्या लेकर के जो है ये कहानी लिखी गई है कि व्यवस्था परिवर्तित होता है, राजा बदलता रहता है, राजा के स्थान पर राजकुमार आ जाता है। उसके साथ साथ ये कहता है कि यहाँ पर व्यक्ति परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना, राजा की जगह राजकुमार आ गया, व्यक्ति परिवर्तन नहीं हुआ है, अपितु इसके साथ साथ जो है लोक कला और इसके कलाकार जो हैं उनका भी अप्रासंगिक हो जाने की कहानी इससे व्यक्त होती है। जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उल्ट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का यह प्रतीक है। यह बिल्कुल देखिए कितनी अच्छी लाइन में उन्होंने लिखा है कि यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, इंडिया के छा जाने की। अब भारत जो है, ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है गांव में बसता है, गांव में रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है जो हमारा भारत है वो गांव से भी पलायन करने लगा है। कारण क्या है कि जो शहरी संस्कृति है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसका कुप्रभाव भी जो है गांव तक पहुंचने लगा है, जिससे भारत जो है वहाँ से पलायन करने लगा है। भारत माने क्या है कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो भाषा है, भारतीय जो सभ्यता है, वो कहाँ पर जीवित थी, गांव में जीवित थी, लेकिन तो आज वो वहाँ से भी पलायन करना शुरू हो गया है। यहाँ पर जो करैक्टर है हमारे पास लुट्टन, वह पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर, अब देखिए लोक कलाकार के आसन पर बैठा हुआ था, वहाँ से लोग उसको उठा देते हैं, एक समय आता है उसको बदल दिया वहाँ से, और उसको पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर, मजबूरी की भूमि पर जो है पटक देती है। उसको जो है अपना जीवन जीना जो है दूभर हो जाता है, कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो गांव की गरीबी है वो पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती है। तो पहलवान जीवट जो है ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। इस प्रकार से ये कई प्रेरणाएं जो है कहानी देगी हमें। तो चलिए शुरू करते हैं पहलवान की ढोलक। लेखक कहता है कि जाड़े का दिन है, जाड़े माने ठंड के दिन है, और अमावस्या की रात ठंडी और काली है। अमावस्या की जो रात है, आपको पता है अमावस्या की जो रात होती है उसमें जो है वो अंधकार में रात होती है। रात जो है वो ठंडी है क्योंकि सर्दी का मौसम है, जाड़े के दिन है, रात ठंडी और काली है, भयावह अंधकार जो है छाया हुआ है। और मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भर्यात शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। जो गांव है वह मलेरिया और हैजे की पीड़ा से पीड़ित है। हर जो है व्यक्ति है वहाँ पर जो है मलेरिया से ग्रसित है। गांव की समस्याएं रही हैं, वहाँ मलेरिया हो जाता है मच्छरों के कारण जो है, और ख़राब गंदा पानी पीने से जो है हैजा हो जाता है। तो इस प्रकार की बीमारियों से पूरा गांव जो है वो ग्रसित है, पीड़ित है। और वो एक जो डरा हुआ शिशु होता है, बच्चा होता है, जिस प्रकार से वह बच्चा कांप उठता है, डर जाता है, उसी प्रकार से वह पूरा गांव जो है कांप रहा है। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य है। देखिए पुरानी और जो उजड़ी हुई है, जो बांस से और फूस से बनी हुई झोंपड़ियां हैं, उनमें केवल और केवल अंधकार है, और अंधकार के साथ साथ सन्नाटा भी जो है वहाँ पर पसरा हुआ है। अर्थात सन्नाटा, चारों ओर सन्नाटा है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, केवल जो रात का जो अंधकार है, जो डरावना है, भयावह है, वो जो है लेखक को दिखाई दे रहा है। अंधेरा और निस्तब्धता है, अंधेरा है और निस्तब्धता, कहीं कोई शब्द नहीं है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है। अब लेखक कहता है, लेखक जो अनुभव कर रहा है, देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी जो अनुभव कर रहे हैं, उस पीड़ा को, उस दुख को हम लोगों के साथ साझा करने का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। जो अंधेरी रात है वो चुपचाप, लेखक को ऐसा प्रतीत होता है मानो वो चुपचाप जो है आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता जो है, जो एक भी शब्द नहीं था, सुनसान था, सन्नाटा था,
वो जो है करुण सिसकियाँ और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। वो निस्तब्धता इतनी थी, वो सन्नाटा इतना था, यदि कोई सिसक भी रहा होगा, जिन सिसकियों को सुनकर आपके हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो जाए, ऐसी सिसकियों को, ऐसी आहों को वो सन्नाटा जो है बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी, प्रयत्न कर रहा था। आकाश में तारे चमक रहे थे। लेखक कहता है आकाश में तारे जो है चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। पृथ्वी पर, धरती पर कहीं प्रकाश नहीं था, कहीं कोई उजाला नहीं था। और आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। आपने टूटते हुए तारे को देखा होगा। यहाँ पर तारे को भावुक कहा गया है, अर्थात वो भावना के वशीभूत होकर के वो चाहता है कि मैं पृथ्वी से मिलूं, इतनी दूरी पर हम बैठे हैं, पृथ्वी से मिलना चाहता है। इस भाव को लेकर के जब वो पृथ्वी की तरफ चलता है तो उसकी जो ज्योति है, उसकी जो रोशनी है, उसका जो प्रकाश है और उसकी जो शक्ति है वो रास्ते में ही शेष हो जाती थी। टूटते हुए तारों को सबने देखा होगा। तारा ऊपर से जो है बड़ा चमकता हुआ नीचे आता दिखता है, लेकिन बीच में ही कहीं लुप्त हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लेखक जो है प्रस्तुत कर रहा है। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। देखिए प्रकृति का कितना मनोहर चित्रण यहाँ पर लेखक के द्वारा किया जा रहा है। अन्य तारे, जो दूसरे तारे हैं, उसकी भावुकता पर, अर्थात वो भावुक होकर जो पृथ्वी से मिलने चला था, या कह सकते हैं कि उसकी असफलता पर कि वो मिल नहीं पाया, पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाया, रास्ते में ही विलीन हो गया, खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अब तारे हंसेंगे कैसे? खिलखिलाकर हंसते। आपको पता है तारे टिमटिमाते हैं। हम रात्रि में तारों को देखें तो वो टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो लेखक जो है वही बात समझाने का प्रयास करता है कि तारों का टिमटिमाना भी लेखक को जैसा कैसा प्रतीत होता है, खिलखिलाना प्रतीत हो रहा है। आगे लेखक बताता है कि सियारों का क्रंदन, सियार जो भेड़िए हैं उनका क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़, यह भी कोई जीव है। सियारों का क्रंदन और पेचक की जो डरावनी आवाज़ है, भयावह आवाज़ है, वह कभी कभी लेखक कहता है निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी, अर्थात इस सन्नाटे को बीच बीच में तोड़ देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़। देखिए गांव की जो झोपड़ियाँ थी, गांव की झोपड़ियों से कराहने की आवाज़ आ रही थी। कराहने में जब आपको कोई पीड़ा होती है, आपको कोई चोट लगी हो, आपको कोई दुख है, तकलीफ़ है, तो आप कराहते हैं, हाय हाय करते हैं, तो वो कराहना हो गया। और कै करने की आवाज़, कै करने की आवाज़ माने उल्टी करने की जो आवाज़ होती है, जब उल्टी करते हैं हम, उल्टी आती है लेकिन आपका मन करता है उल्टी करेंगे, लेकिन आप उल्टी जो अंदर से निकलता कुछ नहीं है, इस प्रकार की स्थिति यह हैजे में रहता है। हैजे से जो ग्रसित हैं वह कै कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ जो है, उल्टी करने की आवाज़ जो है, कै करने की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है बीच बीच में। और हरे राम, हे भगवान की टेर जो है अवश्य सुनाई पड़ती थी। लेखक कहता है कि बीच में कोई हे राम बोल रहा था, कोई हे भगवान बोल रहा था। इस प्रकार की टेर, इस प्रकार की पुकार जो है ईश्वर से वो सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से अर्थात उनके कंठों में बल नहीं है, उनके गले में बल नहीं है, निर्बल हैं, और वो माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। लेखक कहता है कि उसका सन्नाटा ज़्यादा भारी था रात्रि का, उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और कुत्तों में, आपको पता है, कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की जो है एक विशेष बुद्धि होती है, अर्थात उसको हम कह सकते हैं कि उनमें एक सिक्स सेंस होती है, और वो पहले से ही उनको आभास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। तो कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर, राख के जो ढेर लगे हुए थे, राख के ढेरों के ऊपर गठरी की तरह सिकुड़कर, गठरी, क्योंकि सारी रात तो वो जागते थे। अब क्या करना था, दिन में क्या होता था, अब आपको बताया कि जाड़े के दिन थे, ठंड के दिन थे, तो राख जो इकट्ठी होती थी उस राख में वो जो है सिकुड़ करके
लेटे रहते थे और उनको देखकर ऐसा लगता था, लेखक बता रही हैं, जैसे कोई गठरी जो है पड़ी हुई हो। जैसे हम कपड़े की कोई गठरी जो है तैयार कर लेते हैं, उसमें कपड़े भर करके, लेखक कहता है मन मारकर जो है वो पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। अब जैसे ही सांझ होती थी, संध्या होती थी या जो गहन रात्रि होती थी, तो उसमें जो है वो सब मिलकर रोया करते थे। आगे लेखक बताता है, रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। वहाँ पर एक पहलवान था जो लोगों का हौसला बढ़ा रहा था, लोगों के अंदर जीने की चाह पैदा कर रहा था। रात्रि अपनी भीषणता, अपनी भयानकता जो है लेकर के चलती थी। सारी भीषणता को सिर्फ और सिर्फ कौन ठोक कर ललकारता था? सिर्फ पहलवान का जो ढोलक थी। संध्या से लेकर यानी सांझ से लेकर के प्रातःकाल तक, सुबह तक एक ही गति से बजती रहती थी, एक ही गति से, ना वो गति मंद होती थी ना वो गति तीव्र होती थी, एक ही गति से वो जो है ढोलक बजती रहती थी। और क्या बजती थी और क्या उसका अर्थ निकल करके आता है, यह भी आप लोगों ने सुनना है। यही विशेषता है फणीश्वर नाथ रेणु की कि इन्होंने संगीत से भी जो है इसको सजा दिया है, इस कहानी को। ये कहते हैं, चटधा गिड़धा चटधा घिड़धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, बीच बीच में चटाक चटधा चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। यही जो आवाज़ थी, ये ढोलक की जो आवाज़ थी, ये ढोल की जो आवाज़ थी, ये संजीवनी शक्ति जो है भरती रहती थी मृत गांव में। संजीवनी शक्ति के बारे में आपको पता होता है कि वो जो जीवित करने वाली होता है, जो जीवन प्रदान करने वाली जो शक्ति होती है, अर्थात मृत गांव पड़ा है, मरा, अपने आप को मरा समझ रहा है, जीना नहीं चाहता है, किंतु ये जो ताल है, ये जो आवाज़ है, उनको जो है जीवित रखने के लिए प्रेरित करती है, जीवित रहने के लिए प्रेरित करती है। आगे लेखक कहता है, लुट्टन सिंह पहलवान, नाम क्या है इसका? लुट्टन सिंह पहलवान। यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। होल इंडिया माने ऑल इंडिया कहना चाहता है वो, ग्रामीण भाषा है तो ऑल को होल बोल रहा है, ठीक है। तो लेखक बताता है कि वो कहा करता था कि लुट्टन सिंह को होल इंडिया जानता है। ये लुट्टन सिंह का चित्र है, यहाँ पर ढोल बजा रहा है और जो हमने पढ़ा चटधा धिड़धा ये लिखा हुआ है यहाँ पर पूरे पृष्ठ पर, इसका चित्र है। इसके बाद ये कहता है, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर हो। जितनी एक ज़िले की सीमा होती है, जितनी एक डिस्ट्रिक्ट की सीमा होती है, उसके हिसाब से ही उसके देश की सीमा रही होगी, पूरे इंडिया की सीमा रही होगी। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लेखक बता रहा है कि ज़िले भर के जो लोग थे उसके नाम से वाकिफ़ थे, उसके नाम को जानते थे। अब लुट्टन के जो माता पिता थे उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई और लुट्टन की आयु उस समय 9 वर्ष की थी। अब आगे लेखक बताता है कि सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी उसकी। अब आप सोचेंगे कि 9 वर्ष में था, 9 वर्ष की आयु की शादी होगी, तो आपको पता ही होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि पहले जो है बाल्यावस्था में ही जो है विवाह कर दिया जाता था। तो अब क्या होता है, सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, वह भी मर ही जाता। अब विधवा सास ने, उसकी जो सास बनी थी वो विधवा थी, उसने बेचारी ने उसका पाल पोस करके बड़ा किया था। अब बचपन में वह गाय चराया करता था, जैसे किशन कन्हैया चराते थे। बचपन में वह गाय चराता था, धारोष्ण दूध पीता था। धारोष्ण दूध का मतलब क्या होता है, जब गाय को दूहा जाता है, दूध निकाला जाता है, तो दूध जब निकलता है तो उसमें उष्णता रहती है, ठीक है ना, तो उसी को वो सीधा पिया करता था और कसरत भी किया करता था। गांव के जो लोग थे उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ़ें दिया करते थे, उसको परेशान करते थे। अब लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी, इसीलिए वो कसरत किया करता था कि जो मेरी सास को परेशान करते हैं मैं उनसे बदला लूँगा। अब नियमित कसरत, नियमित का मतलब रूटीन में डेली वो जो है कसरत
किया करता था, तो उससे क्या हुआ, किशोर अवस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जब वो किशोर अवस्था में आया तो उसका सीना बाहर निकल आया था, बाहें उसकी सुडौल हो गई थी, मांसल बन गए थे। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। अब पहलवान समझा जाने लगा तो लोग उससे डरने लगे, लोग उससे घबराने लगे, और वह दोनों हाथों को 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर जो है 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति जो है चलता था, पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था, वह कुश्ती भी लड़ता था। अब कुश्ती के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ तक अभी हम करेंगे। अब कुश्ती भी लड़ता था, तो किस कुश्ती लड़ने के लिए वो कहाँ गया, क्या हुआ, उस पर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो,